नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपके YouTube चैनल संकल्प विद संदीप पर। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संस्कृत वर्णमाला के स्वर के बारे में। तो स्वर के बारे में हम लोगों ने तो कुछ बात को हमने सीख लिया। अब उसके आगे की बात है तो वहाँ पे अब हम लोग सीखेंगे। तो वहाँ पे एक चीज स्वर में आपको यह बताना रह गया था कि स्वर में जो आप स्वर के प्रकार पढ़े, स्वर के प्रकार में हमने यह पढ़ा कि नहीं, स्वर के जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर है। और इसके बाद में एक संयुक्त स्वर के रूप में हमने पढ़ा। तो उनकी मात्रा कितनी होती है, तो अगर आपसे पूछ ले कि कितनी मात्रा होती है वह बताएंगे। तो हम अगर बात कर ले कि वहां पे, तो आप यह जानते हैं कि जो रस स्वर, जो आपका रस स्वर है, रस स्वर का मतलब यहाँ पे उदाहरण कौन सा आएगा, तो कहेंगे कि हमारा अ है, ई है, उ है, री और ये हमारा लरी है। इसकी मात्रा कितनी होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कहेंगे कि यह एक मात्रिक, क्या है, एक मात्रिक स्वर है, एक मात्रिक स्वर। अब इसके बाद में बात करें हम कि दूसरा हमारा क्या है, कहेंगे कि दूसरा जो है कि हमारा जो है कि दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर में हमारा क्या था, कहेंगे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, आय और औ। इसे हम कौन सा नाम देते हैं, तो कहेंगे कि इसे हम द्विमात्रिक स्वर क्या कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इसके बाद में हम बात करें कि प्लुत स्वर, प्लुत स्वर के बारे में कहा जाए तो बता देंगे कि जो प्लुत स्वर हमारा होता है वह जैसे अ हो गया, 3 हो गया, कहेंगे आदि। तो इसमें हमारा क्या है, इसको क्या हम कहते हैं कि यह हमारा जो है त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। अब इसके बाद में हम देख ले, इसे क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर। आते हैं, यहाँ तक बात हो गया। अब जैसे कि आपसे कहा जाए कि नहीं बताइए कि हर्ष स्वर की कितनी मात्रा होती है, तो बता देंगे कि हर्ष स्वर की हमारा एक मात्रिक स्वर है, दीर्घ स्वर हमारा द्विमात्रिक स्वर है, प्लुत जो है कि वो हमारा त्रिमात्रिक स्वर होता है। ठीक है, हम बात करेंगे आगे, इसके पढ़ेंगे कि व्यंजन। क्या पढ़ेंगे अब हम, व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन, व्यंजन को और हम किस नाम से जानते हैं, तो कहेंगे कि हल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, अब व्यंजन है क्या चीज, क्या होता है उसके बारे में। तो सूत्र है अन्वग भवति व्यंजनम, अन्वग भवति व्यंजनम। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हुआ, तो कहेंगे कि यह परिभाषा जो व्यंजन का है, व्यंजन का, अन्वग भवति व्यंजनम। अब अन्वग, अब कह सकते हैं कि वे वर्ण जो, वे वर्ण जो क्या हो, स्वतंत्र, वे वर्ण जो वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित न, अन्वग भवति व्यंजनम, जो स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं उच्चारित, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन। तो वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित न हो, अर्थात, अर्थात हमारा क्या हो गया, तो कहेंगे अर्थात, अर्थात जो वर्ण स्वर की, स्वर की सहायता
से उच्चारित होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन का उसे व्यंजन से व्यंजन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे देखेंगे इसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे होगा हमारा, अब यह देखिए, अब आपको ये मालूम हो गया कि जो व्यंजन वर्ड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं कि जो वर्ड स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं उसे हम व्यंजन करते हैं, अर्थात क्या हो, स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे यह लिखा गया है क, और फिर ये हमने लिख दिया यहाँ पर भी यह क। पढ़ने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या लिखा गया है? ए हमारा लिखा गया है और यहाँ पे यह लिखा गया है। इसको भी हम क बोलते हैं, इसको भी क बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कहा जाए कि नहीं बताइए कि यह क्या लिखा गया है, तो कहेंगे कि सर आधा क लिखा है। क्या लिखा है? आधा क। व्यंजन की मात्रा कितनी होती है? आधी होती है। तो जब व्यंजन की मात्रा क्या है? आधी है, तो कहेंगे सर ये आधा क है और ये हमारा क्या है? पूरा क है। अच्छा, हम पढ़ तो दिए आधा क, इसके पहले कहीं आधा लिखा है? आधा यहाँ पे कहीं पे आधा लिखा है कि जिसको अपने हम लोग कह रहे हैं कि नहीं आधा क लिखा? आधा तो लिखा नहीं है। अब हम उच्चारण करने के लिए क्या लगा रहे हैं? यहाँ पे आधा को हम बोल रहे हैं। इसीलिए इसका परिभाषा होता है कि जो व्यंजन होगा, जो शुद्ध व्यंजन है, वह क्या होते हैं कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं। उसको उच्चारित होने के लिए क्या लगाया जाएगा? स्वर लगाया जाएगा। अर्थात जब हम किसी व्यंजन में जब हम स्वर को जोड़ेंगे तब वह हमारा क्या होगा? उच्चारित होगा। अर्थात अभी आधा जो क हम कर रहे हैं, इसको इस आधे क में जब अ को लगाया गया तो यहाँ पे यह हमारा क्या बन गया? यह क। अब हम इसको बोलेंगे कि नहीं, ये हमारा क्या लिखा गया है? क लिखा गया है। इसी प्रकार से जैसे ख लिखा गया तो बताइए ये हमारा कहेंगे आधा ख है, ये भी उच्चारित नहीं होगा, लेकिन जब हम इसमें किसी स्वर को लगा देंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा? उच्चारण हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे यह उच्चारण करने के लिए हमारा जो क ख ग घ है, यह तो लिखा रहता है क ख ग घ। किताब में हम देखते हैं ना कि हमको जो मिलता है तो वह इसी प्रकार से लिखा मिलता है क ख ग घ। अगर वहां पे किताब में अगर सभी के नीचे अगर ऐसे हलंत लगा लगा के लिखा रहे तो इसका मतलब वह हो जाएगा कि हम इसको उच्चारित नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो किताब में होती है उसमें हलंत लगा के नहीं लिखा जाता है। उसको बोलने के लिए उसमें स्वर को जोड़ करके लिखा रहता है ताकि वहां पे क्या किया जाए, हम उसको उच्चारित कर सके। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे आपका यहाँ पे हो जाएगा च, च में अगर आप अ को जोड़ लेंगे तो यह क्या बन जाएगा? पूरा च बन जाएगा। आदि कर लेते हैं जैसे, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? सारे व्यंजन का क्या होगा? उच्चारण। अब इसके आगे हम बात करते हैं, यह तो हमने देख लिया कि व्यंजन की परिभाषा। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि नहीं कि होगा क्या चीज, तो चलते हैं इसके आगे। अब यह हो गया। अब हम पॉइंट की बात करते हैं, व्यंजन की मात्रा कितनी होती है? तो कहेंगे कि व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। व्यंजनम चार्ध मात्रिकम अर्थात यह क्या है? व्यंजनम चार्ध मात्रिकम है क्या? तो बताएंगे कि जो कह रहा है कि व्यंजनम मतलब व्यंजन जो है चार्ध में क्या जुड़ा है? च जुड़ा है। च मतलब और अर्ध क्या है इसमें? अर्ध क्या है? अर्ध। कि व्यंजन च मतलब और व्यंजन जो है अर्ध मात्रिकम मतलब कितना होता है? तो कहेंगे कि व्यंजन की जो है आधी मात्रा। कितनी मात्रा होती है? अर्ध मतलब आधा। कितना मात्रा होगा? कहेंगे कि आधा मात्रा होगा। तो आप समझ गए कि व्यंजन को हम क्या कहते हैं। तो व्यंजन की जो मात्रा होती है तो कहेंगे कि व्यंजन की आधी मात्रा होती है।
कितना आधी मात्रा होती है, या कहेंगे आधी मात्रा होती है, या 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 इसे अर्ध मात्रिकम वर्ण कहते, इसे हम क्या कहते हैं, अर्धमात्रिकम वर्ण कहते हैं। अब देखिए मात्रा की बात आपको मालूम हो गया, किसे हम क्या कहते हैं, अर्धमात्रिकम वर्ण। कहने का मतलब ये है कि स्वर में हमने देख लिया, और स्वर की एक मात्रा, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा, प्लुत स्वर की 3 मात्रा, और व्यंजन की कितनी मात्रा होती है, तो कहेंगे कि व्यंजन की जो है कि आधी मात्रा होती है। कितनी मात्रा, आधी मात्रा। अब हम इसी के देखते हैं कि व्यंजन को हमने अभी लिखा कि व्यंजन को हम क्या कहते हैं, हल कहते हैं। क्या कहते हैं, हल। तो व्यंजन को हल काहे के लिए कहते हैं, व्यंजन को हल हम काहे के लिए कहते हैं, तो कहेंगे कि व्यंजन को हम हल काहे के किस लिए कहते हैं, तो यह बताया जाएगा कि किस लिए कहते हैं। तो आप महेश्वर सूत्र में जब जाएंगे तो आप ये बताया गया कि एक सूत्र से लेके चौथे सूत्र तक हमारे क्या होते हैं, सभी स्वर होते हैं, एक से लेके चौथे सूत्र तक। बाकी 5वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र तक हमारे क्या होते हैं, सभी व्यंजन होते हैं। सभी क्या होते हैं, व्यंजन। 5वां सूत्र हमारा है क्या, 5वां जो सूत्र हमारा है वह क्या है, ह य व र, ह य व र। और जो 14वां सूत्र है वह क्या है हमारा, ह ल, ह य व र ट, और फिर क्या है यहाँ पे, हल है। अब 5वें सूत्र का पहला वर्ण हमारा ह, और 14वें सूत्र का अंतिम वर्ण हमारा यह जो इत है, ल, जो ल हमारा यहाँ पे इत है, इस ह से लेकर के ल के जो बीच में हमारे क्या होते हैं, सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। इसलिए हम व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं, तो कहेंगे कि हम व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे हल के नाम से जानते हैं। किस नाम से, हल के नाम से। तो हम कह सकते हैं कि माहेश्वर सूत्र में, माहेश्वर सूत्र में सभी व्यंजन सभी व्यंजन ह य व र ट के, आयवरट के ह से लेकर, कहां से, कहेंगे कि ह से लेकर हल के ल, आयवरट के ह से लेकर के हल के ल तक होते हैं, ल तक होते हैं। माहेश्वर सूत्र में सभी व्यंजन कहाँ है, व्यवरट के ह से लेकर के हल के ल तक होते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, हल कहते हैं। अब आपसे अगर अभी पूछा जाए कि जो व्यंजन वर्ण है वह माहेश्वर सूत्र के कितने सूत्र में है, तो कहेंगे कि सभी व्यंजन क्या है, लिखेंगे सभी व्यंजन माहेश्वर सूत्र के 10 सूत्र, 10 सूत्र में शामिल है, 10 सूत्र में शामिल है। अब आप बता, अब यह हो गया
कि अब सभी व्यंजन जो है कि माहेश्वर सूत्र के 10 सूत्र में शामिल है, तो कहा जाए कितने से कौन से सूत्र से कहां तक। तो अभी इसके पहले बताया गया कि कहां से कहां तक, जो 5वें सूत्र के हैवरट से लेकर के कहां तक, हल तक। तो अर्थात 5वां सूत्र से लेकर के हल हमारा जो 14वां सूत्र है, तो कितना हो गया 5 से 14 के बीच में, तो हमारा कितना हो गया, कहेंगे कि 10 सूत्र में हमारे सभी क्या आते हैं, तो व्यंजन वर्ण आते हैं। अब आपसे यह पूछा जाए कि प्रश्न किया जाए कि सभी व्यंजन, या तो आपसे कहा जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कितना बताएंगे कि 33। व्यंजन कितना है, तो कहेंगे कि 33 व्यंजन है। आई बस समझ माहेश्वर सूत्र में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कहेंगे कि 33 हमारे क्या है, व्यंजन है। और इसके पहले आपको बताया गया था कि स्वर की संख्या कितनी है, तो स्वर की संख्या कितना बताया गया कि संस्कृत में 9 स्वर और 33 क्या है, व्यंजन। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यंजन के प्रकार। अब व्यंजन के प्रकार में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन होते हैं जो हमारे, वह कहेंगे कि मुख्य रूप से कितने प्रकार के, तो मुख्य रूप से कहेंगे कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के, से 3 प्रकार के। अब मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं, तो कहेंगे 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार में कौन कौन आता है, तो पहला हमारा क्या है, कहेंगे स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। और चौथा है हमारा संयुक्त 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 व्यंजन। आइए बात को समझते हैं कि हमारे जो व्यंजन के प्रकार है वो मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये हमारे तो मुख्य रूप से यही तक होते हैं, कहां तक, ऊष्म व्यंजन तक है। चौथा व्यंजन हमारा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन चौथा के रूप में काहे के लिए लिख दिया गया, हम सभी लोग ये जानते हैं कि कुछ ऐसे वर्ण हैं जो कि हमारे जैसे छ, त्र, ज्ञ और यस्त्र है, जो कि संस्कृत में पढ़े लिखे जाते हैं लेकिन माहेश्वर सूत्र में नहीं है। तो प्रकार जो उन्हीं वर्ण को, उन्हीं प्रकार को माना गया है कि जो कि माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत रहते हैं। जैसे स्वरों की संख्या कितना है, जो जितने स्वर माहेश्वर सूत्र में आए हैं उन्हीं को माना गया है। व्यंजन जितने माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत आए हैं उन्हीं को उतना व्यंजन माना गया है। इसके बाद में जो नहीं है उसको उसके प्रकार के अंतर्गत नहीं माना गया है। फिर भी क्या है कि हम संस्कृत में उस शब्द को, उस वर्ण को पढ़ते लिखते हैं, इसलिए उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं परीक्षा में, तो आप बताएंगे कि मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, पहला हेडिंग करेंगे क्या, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन सूत्र है ये, कादयो माव साना क्या, स्पर्शा। कादयो मावसाना स्पर्शा। अब यहाँ पे स्पर्श व्यंजन है क्या चीज, इसके बारे में हम कहेंगे। कि यहाँ पे देखिए, पहले सूत्र को देख लेते हैं। कादयो, कादयो
मतलब षष्ठी विभक्ति यहाँ पे यह लगा है तो कहेंगे कादयो और मावसाना, पंचमी और षष्ठी। तो कहेंगे कादयो मावसाना, मतलब कादयो द्विवचन में है तो अर्थात यहाँ पे हमारा ई निकल गया क, कादयो में क्या निकला क, और दो लोगों के बीच मावसाना अर्थात क से कहां तक, कहेंगे कि म तक, क से कहां तक, कहेंगे कि म तक क्या होते हैं, तो कह रहा है कि स्पर्श। क्या होते हैं, तो कहा जाएगा कि स्पर्श। क से म तक के जो वर्ण हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, तो कहेंगे कि स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। आइए आपको परिभाषा मिल गया। अब स्पर्श व्यंजन कहते क्या है, इसका नाम स्पर्श व्यंजन क्यों पड़ा, तो हम ये बता सकते हैं। देख रहे हैं कि नाम में व्यंजन तो आप लोग समझ गए कि है क्या चीज, व्यंजन जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित न हो अर्थात स्वर की सहायता से उच्चारित, यह बात मालूम हो गया। अब आपसे कहे कि नहीं स्पर्श व्यंजन क्या है, स्पर्श के बारे में बताइए। इसके बारे में बताएंगे कि स्पर्श करना, कहने का मतलब स्पर्श करना, क्या करना, किसी को ऐसे टच करना, जैसे करते हैं टच करना, उसको छूना, स्पर्श करना। अब इसको जब हम यह है कि है क्या चीज, तो कहेंगे कि जो हमारी जिह्वा है मुख के अंदर, वह क्या करती है कि जब हम इस वर्णों को क से लेकर के म तक के वर्णों को बोलते हैं तो हमारी जिह्वा जो है कि मुख के विभिन्न भागों को क्या करती है, स्पर्श करती है। विभिन्न भागों को स्पर्श करने के कारण इसे क्या कहा गया, स्पर्श व्यंजन कहा गया। तो यह हमारे कहां से कहां तक होते हैं, तो कहेंगे क से लेकर के म तक के जो वर्ण होते हैं वह हमारे क्या है, स्पर्श व्यंजन। अब क से म का मतलब यहाँ पे क्या है, क से म का है कि कु वर्ग, फिर जैसे कुवर क ख ग घ अंग, फिर चू वर्ग, कहेंगे च छ झ और इया। टू वर्ग क्या, ट ठ ड ढ और अड़। फिर है हमारा क्या है, त और न। वर्ग प ब भ और म, यह हमारे जो है इसमें हम अगर देखें तो यह है कु वर्ग, चू वर्ग, टू वर्ग, तू वर्ग और पु वर्ग। देखिए संस्कृत में जो है कि हिंदी में आप पढ़ते हैं कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, लेकिन संस्कृत में वो होता क्या है, तो वह कु वर्ग, चू वर्ग और क्या होता है, टू वर्ग, और फिर क्या होता है, तू वर्ग और उ वर्ग होता है। अब इसी में क्या है कि जब इसको हिंदी में करते हैं तो जो यहाँ पे उ है यह उ का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है और बचता है क्या, क च ट त और प बचता है। अब इसी में ये हमारा देख लेते हैं कि यह है क्या, तो कहेंगे कि क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म, यह पूरे हमारे क्या है, स्पर्श व्यंजन। चूंकि सूत्र यहाँ पे कह रहा है कि क से लेकर के म तक के जो वर्ण होंगे वह हमारे क्या होंगे, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और आपसे अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वह आप बताएंगे कि कितना है स्पर्श व्यंजन की संख्या, तो 25। कितना, 25। 25 में आप देख लेते हैं कि एक जो हमारा क वर्ग है तो कितना, क वर्ग में हमारा 1 2 3 4 5, एक वर्ग में कितना वर्ण है हमारा, तो कहेंगे एक वर्ग में 5 वर्ण है। अब वर्ग कितना है, तो कहेंगे कि 1 2 3 4 और 5, 5 वर्ग है, 5 वर्ण है, तो कुल मिला के कितने हमारे हो जाएंगे, 25। कितना हो जाएगा, 25। बताएंगे कि स्पर्श व्यंजन में या हमारे जो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है उनकी संख्या 25 होती है।
कहां से कहां तक होती है, तो क से लेके म तक होता है। और एक बात इसमें यह ध्यान रखेंगे कि स्पर्श व्यंजन का परीक्षा पूछे कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, परिभाषा के रूप में अगर आपसे कहा जाए तो आपको यह सूत्र याद रखना होगा। कौन सा सूत्र? कि कादयो मावसाना स्पर्शा, कादयो मावसाना स्पर्शा, कादयो मावसाना स्पर्शा, ये हमारे क्या है? स्पर्श व्यंजन है। और इसमें उच्चारण स्थान भी कभी कभी होता है कि क वर्ग को हम किस नाम से जानते हैं। तो अगर क वर्ग को हमारा उच्चारण स्थान क्या है, तो इसी क वर्ग में हम बोलते हैं कि क वर्ग हमारा क्या है, तो कहेंगे कि कंठ वर्ण है। क्या है? कहेंगे कि कंठ वर्ण है। और च वर्ग क्या है, तो कहेंगे कि तालव्य वर्ण है। और यह जो ट वर्ग है, तो ट वर्ग को हम बोलेंगे, यहाँ पे लिख दिए हैं ट वर्ग को, तो इधर लिख देते हैं, ट वर्ग को हम कहते हैं मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। और फिर त वर्ग को हम क्या बोलते हैं, तो कहेंगे कि दंतव्य वर्ण बोलते हैं, दंतव्य वर्ण बोलते हैं। और प वर्ग मतलब प वर्ग को क्या हम बोलते हैं, तो कहेंगे कि ओष्ठ्य वर्ण। क्या होता है वो हमारा? ओष्ठ्य वर्ण। कंठ वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण और दंत्य वर्ण और ओष्ठ वर्ण बोलते हैं। ये हमारे 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग में 25 इनकी संख्या है। कहां से कहां तक होते हैं, तो कह देंगे क से लेके म तक होते हैं। इनका सूत्र क्या है, तो बता देंगे कादयो माव साना स्पर्शा क्या है, इनका सूत्र है। यहां तक बात समझ में आएगी। इसके आगे चलते हैं। दूसरा हमारा अंतस्थ वर्ण। क्या है? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण की अगर बात किया जाए या अंतस्थ व्यंजन पूछा जाए, तो इसका जो सूत्र होता है, कहेंगे क्या? कि यड़ो अंतस्था। क्या है? यड़ो अंतस्था। यड़ो अंतस्था का मतलब यहाँ पे यह है कि जो हमारे अंतस्थ वर्ण है वह क्या होते हैं। तो देखिए, याद करने का इसमें कोई जरूरत नहीं है कि यड़ हमारे क्या है, कैसे क्या करें। सूत्र को याद रखना होगा। अंतस्थ है तो याद रखिए कि अंतस्था यहाँ पे लगा है, बाद में सिर्फ याद रखिए कि यड़ो अंतस्था अर्थात है क्या, तो कहेंगे कि यड़ हमारा क्या है, एक प्रत्याहार है। यड़ क्या है? ये प्रत्याहार है। और इस यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत सभी अंतस्थ वर्ण आते हैं। सभी अंतस्थ वर्ण आते हैं। किसके अंतर्गत? कहेंगे कि यड़ प्रत्याहार। यहाँ पे लिखा गया है ना, यड़ो अंतस्था। यड़ हमारा क्या है? प्रत्याहार। और उसी के अंतर्गत क्या होता है, हमारा अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अच्छा, इसमें जो ये यड़ो अंतस्था लिखा है, तो यहाँ पे यह जो अ है, इसको क्या पढ़ते हैं? तो इसको अ, जो यस का चिन्ह है, जो यस का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? अ ही पढ़ते हैं। ठीक है, पूर्व रूप संधि के नियम से ही बना है। तो आइए इसमें देखते हैं यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा हमारा आएगा वर्ण। तो अब जानते हैं कौन कौन इसमें वर्ण रहेंगे। कौन कौन इसमें वर्ण रहेंगे? यड़ प्रत्याहार। यड़ आप को याद होगा कि माहेश्वर सूत्र के जो 5वां वर्ण है वह क्या है? अ, य, व, र, ट। ठीक है। और जो 6वां वर्ण है हमारा क्या है? ल और ड़। जो 6वां वाला वर्ण है वहां पे हम देखेंगे तो क्या है, हमारा ल है और अड़ है। हाँ, यह वरट और फिर यहाँ पे क्या हो गया? ल ड़। अब
यड़ो अंतस था। हम बता प्रत्याहार बनता कैसे, जैसे यहाँ पे प्रत्याहार में हमारा पहला क्या लिखा गया है, य। तो हम देख लेते हैं कि मैसर सूत्र में हमारा यह है कहाँ पे, यह हमारा दिखा रहा है पांचवें वाले सूत्र के यहाँ पे यह है। और फिर दूसरा क्या है, अड़। अड़ हमारा क्या है, हलंत है। तो हलंत वाला अड़ हमारा देख रहे छठवें वाले सूत्र के अंतिम में है। जब उसके अंतर्गत हम वर्ड को लेते हैं तो किसको किसको लेंगे, जहां से शुरू होगा यह से उसको लेते हुए, हलंत वाला जो बीच में आएगा उसको छोड़ते हुए, लास्ट वाले में जहां तक चलना है उसके पहले। आई बात समझ नहीं, देखिए जहां से शुरू है उसको लेते हुए, अब बीच में जितने भी हलंत वाले मिलेंगे वर्ड उसको छोड़ते हुए, लास्ट में जहां तक चलना है उसके पहला वाला वर्ड। आइए लेके देखते हैं। जैसे शुरू हमारा यह से है, ले लेते हैं क्या, य, फिर क्या है व, फिर क्या है र, इसके बाद में ट हलंत है ना, इसको छोड़ देंगे। फिर इसके बाद में क्या है ल, और इसके बाद में क्या है अड़। तो यही तो हमारा चाहिए कि अड़ के पहले वाले ही वर्ड तक हमको क्या करना है, रुक जाना है। तो कहेंगे कि जो हमारे अंतस्थ व्यंजन के वर्ड है वो हमारे कौन कौन है, तो बता देंगे कि यह वह रल। और आपसे पूछे इनकी संख्या कितनी होती है, तो हम बताएंगे कि इनकी संख्या कितनी होती है अंतस्थ व्यंजन की, तो 4। कितनी संख्या होती है, तो 4 होती है। आइए बस समझ में, आगे चलते हैं। तीसरा हमारा होगा, तीसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो यह है हमारा, कहेंगे कि सल उष्माण। क्या है, सल उष्माण। अर्थात क्या मिलेगा हमको, कहेंगे कि सल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी ऊष्म व्यंजन आते हैं, सभी ऊष्म व्यंजन आते हैं। अब जैसे अभी हमने यड़ प्रत्याहार को बताया कि करना क्या है यड़ प्रत्याहार में, तो यड़ प्रत्याहार में क्या करना है, तो आपको मालूम होगा कि यड़ प्रत्याहार में क्या करना है, जहां से शुरू होगा वहां से लेकर के और जहां पे खत्म होगा उसके पहले तक हमको क्या करना है, रुक जाना है। उसी प्रकार से यहां पर भी हमारा क्या होगा, सल वाले में भी यही करना है कि जैसे चलेंगे कि व्यंजन आते हैं, जैसे देखा जाए तो यह हमारा आएगा स से सर और क्या होता है हल, स से सर और हल। 13वां सूत्र 14वां, तो यहाँ पे हमारा स, फिर आएगा स, फिर आएगा स, देख रहे 13 सूत्र स स स र, फिर है हल। तो स से सर का र हलंत तो छूट जाएगा और इसके बाद में ल तक चलना है, तो उसके पहले हमारा क्या है 14 वाले में ह है। तो यह हमारा मिल गया क्या, ऊष्म व्यंजन के वर्ड मिल गए। तो पूछेंगे कि इनकी भी संख्या कितनी होती है, तो बताएंगे कि इनकी भी संख्या 4 होती है। आई बात समझ में। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे उस व्यंजन के बाद चौथा व्यंजन जो हमारा है वह है हमारा क्या, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को व्यंजन के अंतर्गत नहीं गिना गया, वह इसलिए क्योंकि इनकी गणना जो है कि मैसर सूत्र में नहीं है। कोई आपसे पूछे कि संयुक्त व्यंजन को व्यंजन के अंतर्गत क्यों नहीं गिना गया, आप यही बताएंगे कि क्योंकि यह जो संयुक्त व्यंजन है इनकी गणना जो है कि मैसर सूत्र में नहीं है, यह मैसर सूत्र में इनका जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए यह व्यंजन के अंतर्गत नहीं गिने गए हैं। फिर भी इसको हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में हमारे क्या होते हैं, तो यह है कि जो 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 दो भिन्न 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 व्यंजनों व्यंजनों जो दो भिन्न व्यंजनों से जो दो भिन्न जो दो भिन्न व्यंजन वर्णों से
मिलकर बने होते हैं उसे 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 संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो दो भिन्न व्यंजन वर्णों से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे देखेंगे यहाँ पे, जैसे हमारा क्या है, छ त्र ज्ञ और स्र। त्र ज्ञ और क्या है हमारा? स्र है। तो छ जो है हमारा किससे मिलके बना है? कहेंगे क और स से। त्र किससे मिलके बना है? आधा त और र से। ज्ञ किससे मिलके बना है? तो ज और य से। स्र किससे मिलके बना है? तो कहेंगे आधा स और र से। एक चीज इसमें ध्यान रखना है, याद रखने के लिए इसमें कुछ है नहीं, बस आपको व्यंजन मालूम है और आपसे कहे कि संयुक्त व्यंजन क्या है। आप जानते हैं कि संयुक्त का अर्थ क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़। अब हमारा जब संयुक्त का अर्थ जोड़ होता है तो हम कहेंगे कि वह व्यंजन हमको चाहिए कि जो जोड़ करके बनाया गया हो। तो जोड़ करके जो बनाया गया हमारा व्यंजन है वह है हमारा छ त्र ज्ञ और स्र है। ठीक है। अब छ किससे, परीक्षा में देखिए यह बात पूछा जाता है, आप लोगों को याद रखना होगा कि छतरी का जो छ है किससे मिलके बना है, त्र जो है किससे मिलके बना है, ज्ञ जो है किससे मिलके बना है, स्र किससे मिलके बना है। तो पहली बात यह लोग याद तो करते हैं लेकिन इसमें भूल जाता है कि कौन आधा था कौन पूरा, क्या है कैसे। यह ध्यान से देखिएगा सभी लोग कि इसमें अगर आपसे पूछे कि छ जो है किससे मिलके बना है तो आपको याद तो रहेगा कि क और स से बना है। इसमें एक चीज याद रखना है कि जो भी पूछा जाएगा उसमें जो सबसे पहला वाला जो वर्ड होगा वह हमेशा क्या होता है? आधा होता है। जैसे छ में क आधा रहेगा, त्र में त आधा रहेगा, ज्ञ में ज आधा रहेगा, स्र में स हमारा क्या होगा? आधा। तो पहला वाला जितना भी वर्ड होगा वो हमारे क्या होंगे? आधे होंगे। अब बाद के लिए देखिए क्या करना है कि आपको पहले वाले के नीचे तो हलंत लगा होना चाहिए, उसके बाद दूसरे वाले के नीचे अगर हलंत नहीं लगा है, जैसे स है तो हलंत नहीं लगा है, इसका मतलब है कि इस स में अ हमारा है, इस र में हमारा अ है, इस य में हमारा अ है, इस र में हमारा क्या है? फिर र है। तो यह हमारा इसके अंतर्गत हमारा अ है। अब अगर हो सकता है कि परीक्षा में यहाँ पे इसके नीचे हलंत दे और इसके भी नीचे हलंत लगा दे तो इसका क्या हुआ? सही हो गया। तब कहेंगे कि यह अभी सही है नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में फिर हम क्या करेंगे? इसके नीचे हम अ लिखेंगे, फिर इसके बगल में भी अ लिखेंगे और इसके भी बगल में क्या करेंगे? अ लिखेंगे और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? अ को लिखेंगे। या तो यह अगर पहले वाले में हलंत तो होना जरूरी है, ये तो रहेगा। दूसरे वाले में अगर हलंत किया है तो बाद में हमको अ चाहिए, अ होना चाहिए। अगर अ नहीं दिया है और हलंत करके रखा है तब वह गलत होगा। और हाँ, अ न दिया हो तो यह वाला जो वर्ड दूसरा वाला हो वह हलंत नहीं होना चाहिए। अगर अ नहीं दिया है तो दूसरा वाला वर्ड क्या हो? हलंत नहीं होना चाहिए। पहला वाला क्या होना चाहिए? हलंत होना चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई? ये हमारे क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अगला हेडिंग। अब हमारा जो होगा वह पढ़ा जाएगा कि या तो हमने व्यंजन के बारे में चर्चा कर लिया। अगला हेडिंग हमारा जो चलेगा वह होगा अयोग वाह। क्या होगा? अयोग वाह होगा, जो कि यह अयोग वाह हम अगले वीडियो में अयोग वाह से पढ़ेंगे क्रम से। नमस्कार दोस्तों।